हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट सप्लाई के बारे में। व्हाट इज़ अ सप्लायर? सप्लाई करने वाला कौन है? सप्लाई करने वाला वो बंदा है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स लेकर आता है, या तो वो फाइनल शेप में होती हैं या फिर वो प्रोडक्शन फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। तो वो बंदा है जो सबको कंबाइन कर रहा है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। कौन से 4 फैक्टर्स? सबसे पहले है लैंड, फिर आता है आपका लेबर, देन कैपिटल और उसके बाद है एंटरप्राइज। लैंड क्या है? लैंड वो है जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर वाले सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लैंड बोलते हैं। जैसे कि आप देखें कि ज़मीन के अंदर क्या है, क्रॉप्स होती हैं, उसके अलावा आयरन होता है, उसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ज़मीन के अंदर हमें मौजूद मिलते हैं, उन सबको हम यूज़ करेंगे तो वो होगा हमारा लैंड रिसोर्स। अब उस लैंड रिसोर्स को हम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम लेबर ना इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उस ऑयल को ज़मीन के अंदर से निकालने का जो फ़न है वो एक इंसान ही कर सकता है, इंजीनियर्स करते हैं और मज़दूर करते हैं। इसी तरह से वो इंजीनियर और मज़दूर ज़मीन के अंदर से तेल नहीं निकाल सकते जब तक उनके पास मशीनरी ना हो। तो उस मशीनरी को यूज़ करने के लिए यानी कि कैपिटल के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फाइनेंशियल कैपिटल और फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल जो मशीनों की सूरत में हमारे हाथ में होता है और फाइनेंशियल कैपिटल जो पैसे की सूरत में होता है। और एंटरप्राइज वो इदारा है जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है ताकि हम बाय द एंड ऑफ टाइम प्रोडक्शन को मार्केट में ला सकें। अब हम लोगों ने जो चीज़ें मार्केट में लाई वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे घरों पे फ्रिज है, टेलीविज़न्स हैं, वो सारी सप्लाईज़ हैं जो हमने मार्केट से ली, उनको किसी ने प्रोड्यूस किया था। इसी तरह से हमारे पास गारमेंट्स हैं, इसी तरह हमारे पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आउटपुट्स होती हैं। और ये आउटपुट हमारे पास कैसे आती हैं? जब इनको कोई प्रोड्यूस करता है, और वो जो प्रोड्यूस करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सप्लायर या प्रोड्यूसर। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल है टेक्सटाइल की। तो टेक्सटाइल में सबसे पहले हम धागा लेते हैं। धागा कहाँ से आता है? कॉटन से। कॉटन कहाँ से आती है? ज़मीन से। और ज़मीन क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स से हमने धागा लिया, उस धागे को मशीनों के थ्रू हमने उसकी वीविंग की, उसके बाद हमने उसको डाइंग एंड प्रिंटिंग के प्रोसेस से गुजारा, और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली गारमेंट्स आ जाते हैं, कपड़ा आ जाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कपड़ा जो है वो इन चारों ही प्रोसेस से गुजर कर फिर ही हमारे पास आया है, इसलिए हम इस चीज़ को बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल। अब आप देखें कि आप घर बनाना चाह रहे हैं। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ईंटें चाहिए, जो लैंड रिसोर्स है, प्लॉट चाहिए जिस पे वो घर बनेगा। उसके बाद आप लोगों को लेबर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको मज़दूर चाहिए जो वहाँ पर काम कर रहे होंगे। उसके बाद आपको मशीनें चाहिए जिनकी मदद से आप ये चीज़ों को हेल्प आउट करोगे और वो घर बनाओगे। और फिर आपको पैसा चाहिए। जब तक आप इन चारों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते, आपका घर तैयार नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सप्लाई करने वाला बंदा कौन है? जो क्वांटिटी सप्लाई को मार्केट में लाता है। इज़ द अमाउंट ऑफ गुड दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल। तो अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। विलिंगनेस, विल मीन ख्वाहिश, और उसके बाद एबिलिटी मीन कि हमारे अंदर वो कुव्वत मौजूद है कि हम वो काम कर सकें। मिसाल के तौर पे आप लोग चाह रहे हो, एक लड़की है, एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि वो लेडी डॉक्टर है, लेकिन उसकी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने कहा नहीं भाई तुम्हें प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है कि वो जो डॉक्टर है उसके पास एबिलिटी है बट उसको इजाज़त नहीं है, इसलिए उसकी विल ख़त्म हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि शी इज़ आ डॉक्टर और शी इज़ सप्लाइंग हर एबिलिटीज़। नो, वो डॉक्टर के प्रोफेशन को उसने छोड़ दिया। उसके पास एबिलिटी थी लेकिन ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए वो सप्लाई नहीं कर सकती अपनी सर्विसेज को। इसी तरह से हम लोग कोई और लोग हैं जो विल है से हम चाह रहे हैं कि हम जो है वो बहुत बड़ी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम वो उतना बड़ा अपना बिज़नेस जो है उसको लॉन्च कर सकें। ख्वाहिश तो है लेकिन हम बिज़नेस लॉन्च करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि हम कोई चीज़ बेच सकें। तो इस वजह से हम क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में नहीं ला सकते। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सबसे पहले तो वो स्ट्रेस पैराबिस की बात करता है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मीन हमने अदर थिंग्स को नहीं छेड़ना, और वो अदर थिंग्स क्या हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ।
तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है। अब प्राइस के बढ़ने से क्या होता है, सप्लायर मोटिवेट होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को मार्केट में लाने की ख्वाहिश करता है। इसी तरह से जब प्राइस कम होती है, डिक्रीज़ होती है, तो जो सप्लायर है वो डिस्करेज होता है। डिस्करेज क्यों होता है? क्योंकि प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम उसका प्रॉफिट कम तो जाहिर है वो अपने रिसोर्सेज को, अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उस प्रोडक्ट पे क्यों इस्तेमाल करे जो उसकी सेल नहीं हो रही। तो इसकी एग्जांपल और इसके अलावा प्राइसेस के कम होने का एक इंडिकेशन भी होता है कि मे बी ये प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गई है, मे बी लोगों ने इसको अल्टरनेटिव लोगों ने चूज़ करना शुरू कर दिया है, मे बी इसकी न्यू वर्जन आ चुकी है मार्केट में, इसलिए लोग इस चीज़ को नहीं लेना चाह रहे। तो कोई भी इंडिकेशन होगा जो सप्लायर के लिए एक अलार्मिंग हो सकता है और सप्लायर अपने सप्लाइज को चेंज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एक तरफ हमारे पास प्राइस है, एक तरफ हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है। आप देखें कि प्राइस बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है क्वांटिटी सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ेगी क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, अब हमने इसको ग्राफिकली शो करना है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी सप्लाई को, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस को। प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, इसको हमने हमेशा वाई एक्सिस पर ही लेना होता है और क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। तो जो सप्लायर है पहले प्राइस देखेगा, फिर अपनी क्वांटिटी सप्लाईज को मार्केट में लेकर आएगा। जब प्राइस 10 थी तो वो 100 आइटम्स लेकर आ रहा था मार्केट में, फिर प्राइस 20 हुई तो उसने 200 आइटम्स लेकर आना शुरू कर दिए, फिर प्राइस 30 हुई और उसने 300 आइटम्स को मार्केट में लाना शुरू कर दिया। उसके बाद प्राइस 40 हो गई तो वो 400 आइटम्स को मार्केट में लाना शुरू कर दिया उसने। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सप्लाई कर्व आ जाता है और वो सप्लाई कर्व हमें ये शो करता है कि हम इतने पॉइंट्स पर, इतनी प्राइस पे इतने आइटम्स को मार्केट में लाकर बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसकी तो हमारे पास कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास एक्सटेंशन, दूसरी तरफ है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन का वर्ड ही आपको ये बता रहा है इंक्रीज़ होना, मीन्स कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, जब 20 प्राइस थी तो हम ए पॉइंट पे थे और हम 200 आइटम्स बेच रहे थे। जब प्राइस 30 हो गई तो हम पॉइंट बी पर चले गए, जब हम यानी कि हम 300 आइटम्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं फॉर द सेल। अच्छा, अब इसी तरह से अब हमने लेना है कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ होगी कि जब प्राइस डिक्रीज़ होगी, इफ़ इट वाज ऑन ए पॉइंट, तो हम लोग जो थे वो मार्केट में 300 आइटम्स बेचना चाह रहे थे। जब प्राइस कम हुई तो हमने 200 आइटम्स को बेचना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे प्राइस कम हो गई है, हम डिस्करेज हो गए बीइंग अ सप्लायर। अच्छा, अब हम वो जो मैंने पहले आपको कहा था सिट्रस पैराबिस, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सिट्रस पैराबिस मीन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब वो अदर थिंग क्या हैं? वो ये हैं, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ टी, सी, टी एंड यू। तो देखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब ये है कि गुड एक्स की प्राइस, यानी कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं, सबसे पहले तो हमने उसकी प्राइस को देख लिया। उसके बाद हमने रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस को देखा। जैसे हम कॉटन को ग्रो करना चाह रहे हैं तो कॉटन के साथ और कौन कौन सी फसलें हैं जो हम मार्केट में ला सकते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने उन सबको देखना है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कॉटन को ग्रो करने में हमें क्या क्या कॉस्ट आती है, उसका हम बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, पानी लगाते हैं, मशीनें लगाते हैं और स्प्रेज करते हैं। ये सारे जो हैं ये क्या होंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद है टेक्नोलॉजी। हम कौन सी टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा मजदूर यूज़ होते हैं और कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा मशीनें यूज़ होती हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो सप्लायर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाईज को मार्केट में लेकर आ सकता है। उसके बाद है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी कॉटन की क्रॉप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ कर दिया, जैसे गवर्नमेंट ने ट्रेड रिलेशंस दूसरे मुल्कों के साथ बढ़ा दिए। तो जब टैक्सेस लगेंगे हम डिस्करेज होंगे, जब सब्सिडी मिलेगी हम इनकरेज होंगे, क्योंकि सब्सिडी एक पॉजिटिव चीज़ है, गवर्नमेंट हमें रिलैक्स कर रही है। उसके बाद ट्रेड रिलेशंस, अगर हमारे दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं, मीन्स हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाईज लेकर आएंगे, बिकॉज़ हमें ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा सप्लाई सेल करने से हम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इनकरेजिंग होगा। जब इन सब डिटर्मिनेंट्स में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई तो हम सेम सप्लाई कर्व पर रहेंगे।
अगर हम एक कर्व पर हैं तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकती है सप्लाई और डिक्रीज भी हो सकती है बिकॉज ऑफ प्राइस। लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई डिटर्मिनेंट चेंज हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, जैसे आप लोगों को के ट्रेड रिलेशन दूसरे मुल्कों के साथ बढ़ गए हैं, जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो सस्ती हो गई और आप चाह रहे हो कि भाई मैं जो हूँ अपनी प्रोडक्ट वो महंगी हो गई या कुछ भी हो गया, तो आप अपनी न्यू मॉडल या वर्जन लेकर आ गए मार्केट में। तो जब कुछ पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड मूव कर जाना है, और अगर कुछ नेगेटिव होगा तो आपने क्या करना है, बैकवर्ड मूव कर जाना है। तो ये होगा शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं सोयाबीन की। सोयाबीन का न्यू बीज ईजाद हुआ, न्यू बीज की वजह से प्रोडक्शन फास्ट हो गई, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, अब हम इस चीज़ को समराइज़ करते हैं। दो चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया, एक था मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, वो होगा मूवमेंट अलोंग द कर्व। एक होगा शिफ्ट इन द कर्व। शिफ्ट इन द कर्व तब होता है जब हमारा पूरे का पूरा कर्व आगे को या पूरे का पूरा कर्व बैकवर्ड को मूव कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द कर्व। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। तो मार्केट क्या है, सम है, सुमेशन है इंडिविजुअल सप्लाईज का। जैसे फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, तीनों की अपनी अपनी सप्लाईज हैं। जब हम मार्केट की बात करेंगे तो हमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है, तो वो होगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। तो जब प्राइस 1.75 थी तो फर्म ए 5000 आइटम्स मार्केट में ला रही थी, फर्म बी 10,000 लेकर आ रही थी, फर्म सी भी 10,000 लेकर आ रही थी। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा, 10 + 10 + 5, तो ये हो जाएगा 25,000। फिर प्राइस इंक्रीज़ हुई, 1.75 से बढ़कर 3 पर चली गई। 3 पर चली गई तो फर्म ए जो है उसने अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा यूज़ किया और उसने अपनी प्रोडक्शन को 10,000 पर पहुंचा दिया। लेकिन फर्म बी जो थी वो ज़्यादा ही एफिशिएंट थी, उसने डबल की बजाय अपनी प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा लिया और वो 10,000 से 30,000 पे चली गई। इसी तरह फर्म सी जो है वो 10,000 से 25,000 पे चली गई। तो अब हमने क्या करना है, 25,000 को 30,000 के साथ और 10,000 के साथ प्लस करके 65,000 हमारी मार्केट का सप्लाई कर्व आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप देखें कि फर्म बी जो है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन फर्म ए जो थी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी। इसका मतलब है जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना छोटा इदारा होगा, अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो वो एकदम से अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ मे बी उसकी बिल्डिंग छोटी है, मे बी उसके पास कम मज़दूर हैं, मे बी उसके पास मशीनें कम हैं। तो इस प्राइस इंक्रीज़ का वो फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं उठा सकता जितना कि वो बंदा उठाएगा जिसका बिज़नेस बहुत बड़ा है। तो ये सारा जो है ना इसमें मार्केट सप्लाई कर्व में होता है। मार्केट सप्लाई कर्व इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। तो ये था मेरा आज का लेसन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।